मेरा नाम शालिनी है। मेरी शादी को 5 महीने हुए थे। मेरे पति बहुत ही बड़े व्यापारी थे। वो अधिकतर बाहर ही रहते थे। मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति और एक कम उम्र का देवर और एक ननंद रहते थे। कुछ साल पहले मेरी ननंद विधवा हो गई थी, जो हमारे साथ हमारे घर में यानी कि मायके में ही रहती थी। मेरा देवर हर रोज एक नई फिल्म लेकर आता था, जिसे मेरी ननंद और वो दोनों अकेले बैठ कर देखते। एक दिन मैंने देखने की जिद करी तो देवर ने कहा कि ये तुम्हारे देखने वाली फिल्म नहीं है। मैं हैरान थी, क्योंकि वो दरवाजे की कुंडी लगा कर देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी, क्योंकि मेरे पति सुबह आते थे और तब तक मैं अकेले ही कमरे में रहती थी। मेरे देवर और ननंद दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते थे। देवर जब भी रात को घर आता तो कोई न कोई फिल्म की सीडी जरूर लाता था और फिर मेरी ननंद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था, जो मेरे देवर के कमरे में लगी हुई थी। मुझे उनकी ये हरकत बहुत अजीब लगती थी। भला ऐसी कौन सी फिल्म थी जो बंद कमरे में सबसे छुप के देखी जाती थी? मैं यही सोचकर रह जाती थी। मैं कभी कभी सोचती कि इसके बारे में अपने पति रुद्र से बात करूं, फिर ये सोचकर खामोश हो जाती कि कहीं मेरे पति ये न समझ बैठें कि मैं उनके भाई बहन से जलन कर रही हूँ। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिन वजह बदनाम हो जाती हैं। एक दिन मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे पति घर वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी से अपने लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और फिर ट्रे में रखकर कमरे में लाई। तब तक मेरे पति भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गए थे। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, आ जाइए, नाश्ता कर लें। रुद्र ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए धन्यवाद कहा तो मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, हाथ पर ये कैसी चोट है? मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल खाना बनाते समय हाथ जल गया और मैं बताना भूल गई। फिर रात खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से छाला बन गया। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैंने मुस्कुराते हुए ड्रामे के अंदाज में कहा, जैसी आपकी आज्ञा। रुद्र ने कहा कि छोटी को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे। मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो रुद्र ने पूछा, क्या हुआ? मैं बोली, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है, तो फिर दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वो मुझसे बात तक नहीं करती तो मैं काम का कैसे कहूँ? मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने पति को बता दी। रुद्र ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूंगा। मैंने कहा, अच्छा, अभी आप नाश्ता करके आराम कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती थी वो थके हुए आए होंगे। रुद्र ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैंने कमरे की लाइट बंद की और बर्तन समेट कर किचन में आ गई और मैं अपने कामों में लग गई। अभी हॉल का झाड़ू पोछा करके थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पर बैठी ही थी कि मेरी ननंद आ गई। भाभी, नाश्ता बना दो, उसने तेज अंदाज से कहा। मेरी नंद के बात करने का अंदाज ऐसा ही था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वो मालकिन हो। मुझे शुरू से ही उनका व्यवहार बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए खामोश रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपनी नंद के सामने रख दिया। तब तक मेरा देवर भी उठ गया था। फिर मैंने उसका भी नाश्ता बना कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम जाया करती थी, क्योंकि मुझे उसकी नज़रें बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। इतने में रुद्र की आंख खुल गई। मेरे पति ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया। वो मैं किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। रुद्र ने कहा, अरे तुम रहने देती, छोटी कर देती, लाओ अपना हाथ दिखाओ। मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर जिद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांधी थी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दी थी। हॉस्पिटल से मैं घर आई तो घर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपनी ननंद और देवर को दिए थे वैसे ही हॉल में रखे टेबल पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन खामोश थी। तभी मेरे पति ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, ये बर्तन अब तक यहीं रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले दीदी और देवर जी को नाश्ता दिया था तो वो बर्तन ऐसे ही छोड़ कर चले गए। अभी उठा देती हूँ। और बर्तन समेट कर ट्रे में रखने लगी।
तुम रहने दो, डॉक्टरों ने तुम्हें काम करने से मना किया है, वरना चोट नहीं भरेगा। और मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज़ दी। रुद्र अपनी बहन को छोटी कहकर पुकारते थे। उनकी शायद शुरू से ही आदत थी, वरना उनकी बहन कहीं से भी छोटी नहीं लगती थी। मेरी नंद अपने पति के गुजरने के बाद कभी अपने ससुराल नहीं गई। जी भाई, मेरी ननंद मोबाइल चलाती हुई गुस्से के अंदाज में पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी ननंद से कहा, ये बर्तन समेट कर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर भी रख देना। वो गुस्से से अपने भाई की तरफ देखती रही। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाया है ना, तो उठाकर रख दोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब घर में सब लोग रहते हैं तो काम सिर्फ एक क्यों करे? और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हारी भाभी को पानी में हाथ लगाने से मना किया है। मेरी ननंद पैर पटकती बर्तन उठाकर किचन में चली गई। मैंने अपने पति को देखा। मेरे पति बहुत अच्छे थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन मेरे देवर का व्यवहार बहुत अजीब सा लगता था। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे, ना ही बात करने की उन्हें तमीज़ थी। जबकि मेरी ननंद और मेरे देवर के मुकाबले मेरे पति बहुत ही अच्छे से बात करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे पति को मेरी सास ने ज़रूर कहीं से गोद लिया होगा। शाम को मेरे पति अपने व्यापार के सिलसिले से बाहर चले गए तो मैं हॉल में आकर बैठ गई थी। मेरी ननंद किचन में थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरी ननंद को सख्ती से मना किया था कि मुझे घर का कोई काम करने नहीं देना। अपने भाई की बात मानते हुए आज वो किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। भाभी मैं, मेरे देवर ने कहा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरी नंद के कमरे में चला गया। लेकिन जब मेरी नंद को कमरे में ना पाया तो आवाज़ें देने लगा। फिर मेरी नंद किचन से आवाज़ लगाई तो वो किचन में चला गया। दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं हॉल में रखे सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे उनकी आवाज़ें सही से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक मेरे देवर का फ़ोन बजने लगा तो वो कोई सीडी मेरी नंद को देकर और फ़ोन कान से लगाए घर से बाहर निकल गया। मैं किचन के बाहर रखी टंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नज़र इन दोनों पर थी। मैं किचन में आ गई। मेरी नंद सब्जियां काट रही थी। मैं उनसे बातें करने लगी। वो मुंह बनाए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैंने उसकी नज़रों से बचकर वो सीडी अपने पल्लू में छिपा ली। मैं किचन से खाना लेकर बाहर निकलने लगी थी कि वो सीडी मेरे पल्लू से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी नंद ने फौरन मुझे देखा। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, ये सीडी कहाँ से आई है? और वो सीडी उठाई ताकि मेरी नंद को मुझ पर शक न हो। नंद ने मेरे हाथ से वो सीडी छीन ली और जल्दी से वो सीडी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सब कोई खाना खा लिए तो मेरी नंद और मेरे देवर ने हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे को कुंडी लगा ली। मैं बोर होते हुए अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। फिर अपने घर पर फ़ोन मिलाकर बातें करने लगी और फिर पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में मसरूफ़ हो गई। फिर पूरा काम करके कमरे में आई तो मेरे पति ने कहा कि जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं अपने मायके चली जाऊं, ताकि मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख लिए और टैक्सी करके अपने मायके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे पति की कॉल आ गई। थोड़ी देर उनसे बात की। वो थके हुए थे, सो गए। मम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए बुला लिया। मैं नाश्ते के लिए हॉल में आ गई। मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। फिर हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। मैं धीरे से बर्तन समेटने लगी तो मम्मी ने मुझसे कहा, अरे बेटा बैठे रहो, ये काम तो मैं कर लूँगी। मैंने कहा, वहाँ भी तो करती हूँ ना, यहाँ भी कर लूँगी। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना दामाद जी क्या कहेंगे कि मेरी सास ने मेरी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया। और मेरे हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली गई। मैं अभी वहीं ऐसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी दोस्त थी जो हमारे ही गांव में रहती है। उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी। वो मुझसे मिलने आ गई। मेरी दोस्त ने मुझसे गले मिलते हुए पूछा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैंने उसे हॉल में रखे सोफे पर बैठने को कहा तो वो बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ बैठी रही। मेरी दोस्त ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो मुझे भूल ही गई हो।
मैंने कहा, बस यार, शादी के बाद इंसान घर की जिम्मेदारियों में बंध जाता है। वो हंसते हुए बोली, जीजा जी ने रुकने के लिए कैसे भेज दिया? किचन से निकलते हुए मम्मी बोली, वो तो इसका हाथ जल गया था ना, इसलिए आराम करने के लिए आई है, वरना अब भी उसे अपनी मम्मी की कहाँ याद आनी थी। मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी, अब बस भी करो। मम्मी ने हंसकर कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, और खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं, मेरी दोस्त, हम दोनों पुरानी बातों में गुम हो गए। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है, एक चित्रा मौसी हमारे गांव में रहती थी। उन्होंने अपने पति के मरने के बाद मास्टर चाचा से शादी कर ली थी। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरी दोस्त ने बताना शुरू किया कि जब मौसी मास्टर चाचा से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चाचा का एक बेटा था, जिसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहते थे कि वो किसी न किसी से झगड़ा करता रहता था। मैंने कहा, हाँ ये सब बातें तो मुझे याद हैं, मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था? एक दिन मौसी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वो अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों की फ़ोटो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि मौसी ने उसे देख लिया है तो वो डरने की बजाय मौसी को ही धमकियां देने लगा कि उन्होंने अगर किसी को भी ये बात बताई तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मौसी ने चाचा को बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वो लड़का गुस्से में घर को छोड़ दिया। एक दिन चित्रा मौसी किसी काम से घर से बाहर गई थी। उनके पहले पति से उनकी जो बेटी थी, उस लड़के ने पकड़कर उसके साथ ज्यादती कर ली। उनकी बेटी ने इसी गम में आत्महत्या कर ली थी और वो लड़का तभी से फरार है। बेचारी मौसी बहुत रोती हैं। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। मेरे दिमाग से ये सब बातें निकल नहीं रही थी। कुछ दिन मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे छोड़कर अपने काम पर चले गए। मुझे प्यास लगी तो किचन में रखे फ्रिज से पानी लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लिए अपने कमरे में आ ही रही थी कि मेरा देवर नंद के कमरे के सामने से जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि किचन और मेरे कमरे के बीच में मेरी नंद का कमरा था। मुझे कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने टीवी में किसी रोती हुई लड़की की वीडियो लगाई हुई है। मैं अभी कुछ समझ पाती इससे पहले ही पानी का गिलास ट्रे से फिसल कर नीचे गिर गया। मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, पानी लेने गई थी, अपने कमरे में जा ही रही थी कि गिलास गिर गया है। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरी ननद बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो मुझे देखकर घबरा गई हैं। उस कमरे में से अजीब आवाज़ें आ रही थी। मेरी नंद ने मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दिया। आप खड़े क्यों हैं? जाएं अपने कमरे में, मेरे देवर ने कहते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज इंसान है। मैं मुंह में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरी ननद और देवर भी कोई गंदी फोटो या वीडियो देखते हों, तभी तो मुझे नहीं आने देते हैं, वरना ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिसको सबसे छुप कर देखा जाए। लेकिन ये तो इतना बड़ा पाप है ना, क्या करूं? ये सब सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा था। मैंने नींद की दवा ले ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति आकर सो गए थे। उनके आने पर मेरी आंख नहीं खुली थी। मैंने अपने पति को चादर उड़ा दी और स्नान करने चली गई। मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूं, लेकिन ये सब मेरा वहम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि उनके भाई और बहन के बारे में कितना गलत सोच रही हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूँगी। अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुप कर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरा देवर और नंद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाली और लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतजार कर रही थी कि क्या ये सब सच है या सिर्फ मेरा वहम है। आज सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाई, मैं देखकर अपनी ही सोच पर सर में से पानी पानी हो गई। वो फिल्म तो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी, जिसे देखने से मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है
जिसमें एक दरवाज़ा और एक खिड़की नज़र आ रही थी। उसमें बहुत सारी लड़कियां थीं, जिन सबकी उम्र 5-6 साल से 16 साल तक की थी और वो एक कमरे में पड़े हुए थे। इन्हें देखने से ही मालूम हो रहा था जैसे उन्हें बहुत दिनों से पकड़कर यहाँ रखा हुआ हो। इनमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि उसकी माँ बीमार है और मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आवाज़ मैं पहचान गई थी। जिस दिन मैंने कमरे के बाहर से आवाज़ें सुनी थी तो इसी लड़की की थी। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई थी। मेरा देवर और मेरे नंद इतने घटिया थे। वो इतना गिरा हुआ काम करते थे कि लोगों के बच्चों को पकड़कर कैद करते थे। मेरी नंद के पास किसी का फ़ोन आया तो वो उससे बातें करने लगी। शायद लड़कियों को दूसरी जगह भेजने वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सारी लड़कियों को दुबई में सप्लाई कर देगा ताकि दूसरी लड़कियों को रखने की जगह बने। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए थे। मैं बिना आवाज़ किए कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। वो सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मुझे उन सब लड़कियों को बचाना था। मैंने सारी चीज़ों की वीडियो बना ली थी। मैं सारी रात कमरे में टहल कर जागती रही। जब सुबह हुई कुछ देर बाद ही मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने डरते डरते उन्हें सारी बातें बता दी। पहले तो मेरे पति को ये सब झूठ लगा। उन्होंने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। लेकिन जब मैंने उन्हें वो वीडियो दिखाई तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे पति रुद्र तो इसी वक्त उनके सामने जाने वाले थे, लेकिन मैंने उनको ऐसा कुछ करने नहीं दिया। कमरे से बाहर आते ही मेरे पति ने अपने बहन भाई की मदद करने की बजाय इंसानियत के नाते ये फैसला किया और उन दोनों के कारनामों को पुलिस को जाके बता दिया और सबूत के तौर पर वो वीडियो भी सौंप दी। इन दोनों को अरेस्ट करके सारी लड़कियों को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया गया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया, जिसकी वजह से मेरे देवर और नंद दोनों अपने किए की सज़ा जेल में भुगत रहे हैं। इंसान कितनी ही होशियारी से गलत काम क्यों न कर ले, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों ने ना जाने कितने माँ बाप की बद्दुआ ली थी जो आज इस हाल में थे। किसी ने सच कहा है, गरीब की दुआ और बद्दुआ दोनों में बहुत असर होता है। अब आपको तय करना है कि आप अपनी झोली में क्या लेते हो। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।